Guys, welcome back to my channel and today we will see trading procedure on a stock exchange. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा. जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए. ओके, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर. ठीक है, ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. देखो क्या होता है ना कि ये जो इम्पोर्टेंट है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है. ठीक है, कि ट्रेडिंग जो होता है, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वो कैसे होता है उसका एक प्रोसीजर है. ठीक है, उस प्रोसीजर को हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पूरा समझ आ जाएगा. ठीक है, चलो देखते हैं. Before selling securities through stock exchange, the companies have to get their securities listed in the stock exchange. देखो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाले वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया कि सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, उसको पहले लिस्ट कराना पड़ेगा. ठीक है, तो लिस्ट कौन से मार्केट में होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, राइट. तो लिस्ट कराने के लिए, लिस्ट क्या सारे कंपनी लिस्ट हो जाते हैं? नहीं, कंपनी का जो फाइनेंस है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सारे चेक होने के बाद, ठीक है, क्या करती है सेबी जो है वो अप्रूव करती है कि वो कंपनी लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. अगर लॉस कंपनी है वो लिस्ट हो जाएगी तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे तो क्या लॉस ही ना होगा, राइट. ठीक है, इसीलिए जो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सेबी है, ठीक है, जो एपेक्स बॉडी है, वो क्या करती है, वो सबसे पहले अच्छे से सब कुछ देख लेती है. सारे साउंडनेस ऑफ द कंपनी चेक कर लेती है, कंपनी साउंड है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ देख लेती है. उसके बाद ही जो अथॉरिटीज़ होती है वो अप्रूव करती है कि कंपनी को लिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सो बिफोर सेलिंग सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर वेरीफाइंग द अथॉरिटीज अप्रूव द कंपनी. ठीक है, देखो प्रीवियसली पहले क्या होता था ना, पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वो एक ही छत पे होता था. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक ही जगह पे होता था. लेकिन अब क्या ना, सिनेरियो चेंज हो गया, सारी चीज़ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया. अब जेब में जितना पैसा नहीं रहता है उससे ज़्यादा पैसा तो आपको ऑनलाइन में आपका होगा. कहीं भी 10 रुपये भी करना होगा तो आप ऑनलाइन पेटीएम करते हो, राइट. ठीक है, सो नाउ एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर विच इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. तो आप कंप्यूटर में आ गए हैं, तो कंप्यूटर में आ गए तो कुछ स्टेप्स भी तो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, ईजी स्टेप्स है पर आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. सबसे पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा ब्रोकर कौन होता है. ठीक है, कैसे सिलेक्ट करेंगे सबको समझ आ जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर. ठीक है, अब बेटा जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है वो सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही आप कर सकते हो. हु आर द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होगा. फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाई और सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स, जैसे हम लोग जनरल पब्लिक जो इन्वेस्टर्स होती है, वो किसको सबसे पहले फाइंड आउट करेगी? ब्रोकर को फाइंड आउट करेगी. किसको फाइंड आउट करोगी? ब्रोकर को फाइंड आउट करेगी. और ब्रोकर जो है वो हमारे लिए बाय और सेल दोनों करेगा. जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो ब्रोकर को काम करेगा. ठीक है, अब समझो ब्रोकर कौन होता है. ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल आदमी ब्रोकर हो सकता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है. ठीक है, याद है पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा हुआ क्लास 11th में. ठीक है, और एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसको आप बोलते हो कॉर्पोरेट बॉडी. ठीक है, और मोबाइल ऐप्स भी हो सकता है. ठीक है, जैसे ग्रो ऐप हो गया, जेप्टो हो गया, फिर पेटीएम मनी हो गया, ये सारे क्या है? ऐप है. अब बोलेंगे मैम ये तो ऐप है. अब ऐप के अंदर भी बेटा ब्रोकर ही बैठा है. ठीक है, वो ब्रोकर क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, वो उसने अपना कंपनी खोल लिया है. अब कंपनी खोला है तो वो लोगों को क्या करती है? ब्रोकर. अब उसका खुद का काम है ब्रोकर का, वो लोगों को दिखाती है कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी अच्छा नहीं है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स. ठीक है, आप कोई भी ऐप देख लो, आप ग्रो ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, या जेप्टो कर लो, या पेटीएम मनी कर लो. ठीक है, जब भी आप करोगे देखना वो आपसे ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा. क्या मांगेगा? सबसे पहले तो पैन नंबर मांगेगा आपका. ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, एड्रेस मांगेगा, क्वालिफिकेशन मांगेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस मांगेगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स मांगेगा.
ठीक है, ये सब चीज़ मांगेगा। ठीक है, सो क्या है, फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय और सेल योर सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ब्रोकर नीड्स इन्वेस्टर्स पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, क्वालिफिकेशन, रेसिडेंसी स्टेटस एक्सेट्रा। ये सारा चीज़ चाहिए। सिंपल इजी समझ में आ गया। सबसे पहले आप ब्रोकर सिलेक्ट करो। ब्रोकर आपके लिए क्या करेगा, बाय या सेल करेगा ऑन योर बिहाफ। ठीक है, समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रोसीजर में। दूसरा है ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। ठीक है, मतलब दूसरा क्या है बेटा, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे बैंक में जाते हो तो खोलते हैं ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट खोला जाता है। उसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करोगे तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, विथ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या है, बैंक है, स्टॉक ब्रोकर से, ये लोग के साथ मिलकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तभी ना ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, सो ओपन ए डीमेट, उसी को बोलते हैं डीमेटलाइज्ड अकाउंट विच होल्ड्स शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट विद द ब्रोकर। ठीक है, फिर ब्रोकर के साथ आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। ठीक है, जिसमें कि सारे जितने भी आप शेयर खरीद रहे हो, बिक्री करोगे, वो सब उसमें दिखाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अब तीसरा आ जाओ, प्लेसिंग एन ऑर्डर। पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा क्या है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तीसरा है प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर प्लेस करोगे, अकाउंट खुल गया, ऑर्डर प्लेस करोगे। कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में करते हो ना, वैसे ही करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट, ठीक है, डीमेट अकाउंट खुलने के बाद, ठीक है, द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। ठीक है, आप मान लो फ्लिपकार्ट में अपना अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या ऐसे ही प्लेस कर दोगे, उसके बाद देखोगे क्या खरीदना है क्या नहीं। ठीक है, सो आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। यू कैन बाई शेयर्स और सेल ऑर्डर टू योर ब्रोकर मेंशनिंग द स्टॉक क्वांटिटी एंड प्राइस। जब भी आप शेयर बेचने खरीदने जाओगे तो आपको क्या है, कौन सा स्टॉक लेना है, बेचना है, कितना क्वांटिटी, 1 2 3 4 कितना है, ठीक है, क्या प्राइस है, वो सब आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब जब सब दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद देखो ब्रोकर है ना आपके पीछे, तो ब्रोकर है, आपको तो आता नहीं है, आपके पीछे ब्रोकर है, तो ब्रोकर क्या करेगा, उसके बाद मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। वो ना आप जिस प्राइस पे खोज रहे हो उस पर अच्छा आपको क्या देगा, आपको एक अच्छा शेयर का वैल्यू देगा और बेस्ट प्राइस में देगा। द ब्रोकर इंटर्स द ऑर्डर। ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उसमें ब्रोकर घुसेगा। द ब्रोकर इंटर्स द ऑर्डर इनटू द एक्सचेंज सिस्टम वेयर इट मैचेस द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। आपको जिस प्राइस में चाहिए, जो शेयर चाहिए, वो जो बेस्ट होगा आपके लिए वो जो ब्रोकर है वो आपको मैच करके देगा। तो पहला पॉइंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा पॉइंट क्या है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। चौथा क्या है, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। ठीक है, पांचवा क्या है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। क्या है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। ठीक है, अब बेटा एक बार देखो, प्लेस ही ऑर्डर प्लेस किया, फिर ब्रोकर ने क्या किया, आपके बेस्ट प्राइस को मैच किया शेयर के साथ, फिर आप एग्जीक्यूट ऑर्डर करो। ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, वंस द ऑर्डर मैच्ड, एक बार ऑर्डर जब मैच हो जाता है, द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड एंड कंफर्मेशन स्लिप इज सेंड टू द इन्वेस्टर। ठीक है, इसका मतलब एक बार अच्छा शेयर हमको मिल गया विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर मैच हो जाता है और ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। अब ट्रेड मतलब ट्रेडिंग जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है, और जो अब ट्रेडिंग आगे बढ़ाए तो कोई स्लिप मिलेगा ना, तो कंफर्मेशन स्लिप होता है, वो जो इन्वेस्टर है, जो कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जिसका अकाउंट है, उसको भेज दिया जाता है। कोई डाउट है, चलो पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा क्या है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तीसरा क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। चौथा क्या है, मैच द शेयर विद बेस्ट प्राइस। पांचवा क्या है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। कोई डाउट है, चलो चलते हैं छठे नंबर पे। एक बार आपका कंफर्मेशन स्लिप मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कौन सा नोट इशू होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में ना कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में पूछता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पहले क्या है। आफ्टर दिस ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूड अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, जैसे ही ट्रेड बेटा आपका एग्जीक्यूट होता है, जो प्रीवियस वार में आपने पढ़ा ना, पांचवें जो पॉइंट था वो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, उसमें क्या है, एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर को, कंफर्मेशन स्लिप आ गया, तो जैसे ही आपका 24 घंटे के अंदर जो आपने ट्रेड किया है, जो शेयर खरीदा या बेचा है, ठीक है, वो जब आपका 24 आवर्स हो जाता है, तो ब्रोकर क्या करता है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। ब्रोकर आपके बिहाफ में काम कर रहा है, वो क्या करता है बेटा,
कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। क्या इशू करता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, जिसमें कि दिस नोट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, द डेट, द टाइम, ब्रोकरेज चार्जेस एक्सेट्रा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब अच्छे से समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब होता है एक ऐसा नोट जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपने कितना डिटेल, कितना शेयर खरीदा, कितना शेयर बेचा। अगर शेयर खरीदा है तो खरीदने का डिटेल, बेचा है तो बेचने का। ठीक है, किस प्राइस में खरीदा, ठीक है, किस समय में खरीदा, ठीक है, कौन सा डेट था, ब्रोकर का क्या चार्ज था। देखिए सारे में ब्रोकर चार्जेस रहता है, क्योंकि ब्रोकर आपके बिहाफ में काम करे तो फ्री में तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट नोट। याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज ए इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एट इट हेल्प्स द सेटल डिस्प्यूट्स क्लेम्स बिटवीन इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। अगर मान लो बाद में इन्वेस्टर बोला कि अरे आपने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, ठीक है, आपने बोला था कि हम मुझे 5 शेयर का पैसा मिलेगा लेकिन मुझे 40 शेयर का पैसा मिला, तो भाई उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ठीक है, ब्रोकर के पास भी प्रूफ होना चाहिए और इन्वेस्टर के पास भी प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जो बाद में होने वाले डिस्प्यूट को पहले ही सॉल्व करके रहता है, प्रूफ दे देता है। ठीक है, कि ये रख लो भाई नोट, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, इसमें सब कुछ आपके शेयर के बारे में दिया हुआ है, किसके नाम पे शेयर इशू है, कितना शेयर है, ठीक है, बेचा गया या खरीदा गया है, किस टाइम पे हुआ, किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है, ब्रोकर चार्जेस क्या लगा है, सब कुछ। ठीक है, मान लो इन्वेस्टर उठ के बोला कि नहीं आपने ब्रोकर चार्जेस ज़्यादा ले लिया, तो उस पेपर में तो लिखा हुआ है ब्रोकर चार्जेस कितना है। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट क्या था बेटा? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा पॉइंट क्या था? सोचो, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। थर्ड पॉइंट सोचो, प्लेसिंग एन ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। पांचवा पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। छठा पॉइंट, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, याद हो गया इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। चलो चलते हैं 7 नंबर पे, दैट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। ठीक है, देखो जब भी शेयर हम लोग खरीदते हैं ना, ठीक है, या बेचते हैं ना, तो उसको ना टाइम लग जाता है। जब खरीदते हैं तो 2 से 3 दिन उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लग जाता है, उसको मतलब आपको देने में टाइम का लग जाता है। ठीक है, चलो तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप टू पे फॉर द शेयर्स बॉट और डिलीवर द शेयर सोल्ड। ठीक है, कि अब क्या है बेटा, अगर आपने शेयर खरीदा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपने शेयर को बेचा है, ठीक है, तो आपको अपना शेयर अपने अकाउंट से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, द इन्वेस्टर्स मस्ट डिलीवर और पे फॉर द शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक बार आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट बेटा मिल गया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखो, पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर मिल गया, शेयर 2 दिन बाद ही मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रूफ तो मिल गया, ठीक है, कि आपने शेयर खरीदा है। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, आपको अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो उसका पैसा पे कर दो, और अगर शेयर बेच रहे हो तो वो शेयर को बेच दो, मतलब अपने अकाउंट से निकाल दो। ठीक है, इफ़ इन्वेस्टर्स बाई ऑर्डर, अगर इन्वेस्टर ने खरीदा है शेयर, ठीक है, देन ही और शी कैन मेक पेमेंट अ डे बिफोर द ब्रोकर डिलीवर्स द शेयर्स। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट करने का ये मतलब नहीं कि उसी दिन आपको शेयर मिलेगा, उसके 1 दिन या 2 दिन बाद ही शेयर मिलता है। तो इसका मतलब क्या, पेमेंट तो 1 दिन पहले ही ना कर रहे हो या 2 दिन पहले कर रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पे आउट डे। पे आउट डे का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, आप जो है अगर आप खरीद रहे हैं शेयर, तो आपको अपने शेयर का पैसा देना पड़ेगा। शेयर का पैसा दोगे तभी ना वो ब्रोकर अरेंज करके आपको शेयर देगा। समझ में आया? ठीक है, तो छठा पॉइंट क्या था, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। सातवां था डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। कोई डाउट है? तो चलते हैं 8 नंबर पे। चलो 8 नंबर है सेटलमेंट साइकिल। क्या है? सेटलमेंट साइकिल। द एक्चुअल ट्रांसफर हैपन्स टिपिकली ऑन अ T+2 बेसिस। T+2 बेसिस का मतलब क्या होता है? टी का मतलब है ट्रेड डे, जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया, +2 वर्किंग डे। मैंने आपको क्या बोला, जिस दिन आप ट्रेड करते हो, जिस दिन आप बेचते हो, ठीक है, सॉरी खरीदते हो या बेचते हो, तो उस दिन कोई ये रिस्पॉन्स नहीं होता है, उसके 1 या 2 दिन बाद होता है, मेनली 2 दिन के बाद होता है, उसी को बोलते हैं T+2 बेसिस। ठीक है, इसका मतलब ट्रेड डेट +2 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज होना चाहिए, अगर बीच में संडे आ गया तो 3 चला जाएगा। ठीक है, 3 डेज हो जाएगा, क्योंकि बीच में मान लो, देखो
स्टॉक मार्केट में क्या होता है बेटा, सैटरडे या संडे दोनों बंद रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने ट्रेड किया है फ्राइडे को, ठीक है, तो सैटरडे संडे गया तो मार्केट ही बंद है, ठीक है। तो फिर आपको कब मिलेगा, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हुआ, फिर वेंसडे को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ट्यूसडे को अपना ट्रेड डेट किया, ठीक है, तो आपको 2 दिन, मतलब आपको समझो कि ट्यूसडे को किया तो थर्सडे रात या फ्राइडे को, थर्सडे रात भी नहीं, फ्राइडे को सुबह सुबह मिलेगा, ठीक है। सो सेटलमेंट साइकिल क्या है, द एक्चुअल ट्रांसफर हैपेंस। अब क्या होगा कि आपने क्या किया, पेमेंट तो कर दिया, अब आपको 2 दिन के बाद शेयर मिलेगा। द एक्चुअल ट्रांसफर हैपेंस टिपिकली ऑन अ T+2 basis, that is trade date plus 2 working days, where funds move from buyer to seller and the share move from seller डीमेट अकाउंट टू बायर अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पैसा तो पहले ही काट लेता है, लेकिन क्या पैसा जिसको देना रहता है उसको दे देता है, नहीं, उसको भी 2 ही दिन बाद मिलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, शेयर मिलता है 2 दिन के बाद, ठीक है। अब चलो 9 नंबर पे चलते हैं, शेयर मिलेगा 2 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद फाइनल डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट अकाउंट, शेयर मिलेगा वो किस में शो करेगा, डीमेट अकाउंट में शो करेगा, दैट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ शेयर्स द शेयर्स डिलीवर्ड टू योर डीमेट अकाउंट, ठीक है। फिर पेमेंट, शेयर पेमेंट होने के बाद डीमेट अकाउंट में शो करेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ टोटल 9 स्टेप्स, और याद रखना अब एग्जाम में ये नहीं कि मैडम पहला वाला याद नहीं आ रहा चलो दूसरा वाला लिख देते हैं, उससे टीचर आप कॉपी काट लेगा, ठीक है, टीचर ध्यान नहीं देगा, मार्क्स भी नहीं देगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि सारा 9 पॉइंट्स याद कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको नहीं करते हैं। फिर भी अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और जो बच्चे नहीं लिखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन लेकिन सारा पॉइंट्स लिख देते हैं, तो फिर भी बोर्ड एग्जाम में उसको 2.5 तो मिल ही जाता है, ठीक है। इसीलिए, और एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत टफ नहीं दिया, इजी दिया है। अगर आप 3-3 लाइन का भी एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना सब में, ठीक है, तो भी आपको फुल 6/6 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, दूसरा पॉइंट क्या है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, चलो आप लोग बताओ तीसरा पॉइंट क्या है, प्लेसिंग द ऑर्डर, चौथा क्या है, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, पांचवा बताओ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, छठा बताओ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, सेवेंथ क्या है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड मेकिंग पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आठवां क्या है, सेटलमेंट साइकिल, और 9 क्या है, फाइनल डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। टॉपिक है दैट इज मिनिमम डिपॉजिटरी, एक बार इसको देख लेते हैं, एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन किस्मत का तो भरोसा नहीं है, पूछ भी सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम के सिलेबस में है, एक बार इसको, इसका मीनिंग देख लेते हैं बस, ठीक है, एक बार जस्ट व्यू कर लेते हैं इसको। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर या फिर बोलो इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ द मनी। डिपॉजिटरी क्या है, एक बैंक के जैसा है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं ना वो अपना पैसा को विदड्रॉ और डिपॉजिट दोनों कर सकता है, और सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर्स ये सबको भी डिपॉजिट कर सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर एंड डिवेंचर। डिपॉजिटरी क्या है बेटे, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके शेयर्स को होल्ड और डिवेंचर्स को होल्ड करके रखता है। डिपॉजिटरी इंटरैक्ट्स विद द इन्वेस्टर्स, ये डिपॉजिटरी है ना ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, एजेंट के थ्रू, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब भी डिपॉजिटरी मतलब कोई इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स, ठीक है, अगर अपने इन्वेस्टर्स की, अपने एजेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स से इंटरैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक और अभी जो प्रोसीजर पढ़ा हमने वो भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अगर मेरा फाइनेंशियल मार्केट का पहले वाला वीडियोस नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, वो भी आप अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में बताया गया है सारे कुछ। ओके, आई होप यू लाइक माय वीडियो, ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय, टेक केयर।